हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है हमारा क्लास 11th की एनसीईआरटी पर। हम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को सम अप करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टोइकियोमेट्री तक स्टडी कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो हमारे लास्ट टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, जो मतलब इस हर चैप्टर के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, तो हम उन्हें भी सॉल्व करेंगे। सो रीडिंग वाला पोर्शन इस चैप्टर का आज सम अप हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब तो देखिए कि आज का टॉपिक क्या है। सबसे पहली चीज़ चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। रीडिंग पोर्शन पे चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ स्टूडेंट्स आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। अब आता है लिमिटिंग रिएजेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है। स्टूडेंट्स, लिमिटिंग रिएजेंट को समझने के लिए मैं आपको हमेशा से ये एग्जांपल देती हूँ, मेरे किचन का एग्जांपल। मैंने ये पहले भी कहा था, अभी रात का टाइम था और मैं और मेरे भाई को भूख लग रही थी। इट वाज अराउंड 3 to 4, है ना, मतलब सुबह के 3 या 4 बजे थे और हम दोनों को भूख लग रही थी। तो मैंने मेरे ब्रदर से बोला भी लेट्स मेक समथिंग, हम किचन में चलते हैं और कुछ खा के आते हैं। तो हम किचन में गए तो हमें अब कुछ टेस्टी सा खाना था। मैगी फिनिश थी। मैगी यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं और जो मतलब जो लेट नाइट जो जागते हैं लोग, वो यूजुअली प्रेफर यही करते हैं, भूख लगती है तो मैगी बना लेते हैं, राइट। तो मेरे भाई कहता मैगी बनाते हैं, तो मैंने बोला मैगी तो है नहीं, ख़त्म है। सो वी थॉट ऑफ मेकिंग बर्गर। बर्गर पड़ा था और बर्गर इन द सेंस भी हमारे पास ब्रेड पड़ी थी, टिक्की पड़ी थी और सैलेड था। अब क्वेश्चन ये राइज करता है भी हम कितने जने हैं, हम 2 जने हैं, राइट। मैं और मेरा भाई हम 2 जने हैं और टिक्की जो थी स्टूडेंट्स, टिक्की जो थी वो 2 ही टिक्की थी, ज़्यादा टिक्की नहीं थी, 2 ही टिक्की थी। और सैलेड तो हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में पड़ा था, मतलब सैलेड वाज लाइक भी सैलेड छोड़ दीजिए, चलो चीज़ ले लेते हैं। हमारे पास चीज़ की जो स्लाइसेस होती हैं वो हमारे पास पड़ी थी 5 to 6। अब क्वेश्चन ये राइज करता था, अभी भूख बहुत लग रही थी क्योंकि रात का हमने मतलब शाम को जल्दी खाना खा लिया था। आज नियर अबाउट 8 o'clock हमने खाना खा लिया था, तो अब बज रहे थे सुबह के 3-4। तो अब हमें भूख फिर से लग उठी। अब हमें लगा यार एक बर्गर से हमारी क्या भूख मिटेगी, है ना। तो मेरा भाई कहता है यार 2 बर्गर खाऊंगा मैं। अब मैंने कहा तू तो 2 बर्गर खा लेगा, पर तू ये देख तेरी टिक्की और जो तेरी चीज़ स्लाइसेस है वो इतने हैं ही नहीं है ना। टिक्की 2 हैं, अगर टिक्की मतलब अगर तू 2 खाता है बर्गर तो 2 टिक्की हैं, 2 टिक्की तो 2 बर्गर में डल जाएंगी और तेरे तो ख़त्म हो जाएगा। मैं क्या खाऊंगी, मेरे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। मतलब कि ऐसी अमाउंट जो कि कम है, ऐसी चीज़ जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ऐसी चीज़ जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट है और उसको यूज़ करते ही रिएक्शन हो तो जाएगी, बर्गर बन तो जाएगा, लेकिन वो कम अमाउंट में है ना, उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जैसे चीज़ की स्लाइसेस। अब देखो, अब मेरा भाई ने अगर 2 बर्गर खाने हैं, 2 बर्गर बना के खाने हैं तो वो 2 खा सकता है, लेकिन मैं नहीं खा सकती क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही टिक्की हैं। हमें तो 2 से ज़्यादा टिक्की की ज़रूरत थी, तो इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुई, यहाँ पर हमारी टिक्की हुई जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट थी, ठीक है। तो हमने एक बर्गर ही खा पाए, हम ज़्यादा नहीं खा पाए। और हमारी चीज़ क्या रह गई, एक बात बताओ, ब्रेड 2 थी, ब्रेड ख़त्म हो गई, टिक्की 2 थी, टिक्की ख़त्म हो गई 2 बर्गर बनने के बाद। चीज़ की स्लाइसेस 6 थी, जिसमें से 2 तो यूज़ हो गई और कितनी रह गई, 4 रह गई। तो जो एक्सेस में रह जाता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, दैट इज़ नॉन एज एक्सेस रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है और रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में हेल्प करता है, वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। अब सारी की सारी रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, वो लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करती है। टिक्की पे डिपेंड करेगा ना, जितनी टिक्की हैं उतने ही ब्रेड मतलब उतने ही बर्गर बनेंगे, तो लिमिटिंग रिएजेंट पर ही हमारी जो रिएक्शन है वो डिपेंड करती है। अब केमिस्ट्री की टर्म्स में देखते हैं। मैनी ए टाइम रिएक्शंस आर कैरिड आउट विद अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स दैट आर डिफरेंट दैन द अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। वो कहते हैं कई बार क्या होता है, रिएक्शंस जो होती है ना वो किससे कैरी आउट हो जाती हैं, रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करती है रिएक्शन, वो उस पे मतलब उससे कैरीड आउट हो जाती है, ठीक है। और ये कब होती है, हमें पहले सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट वाला टॉपिक से सक्सेसफुल होगा। ऐसी सिचुएशन में 1 रिएक्टेंट इज इन मोर अमाउंट देन द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वो कहता है क्या होता है, 2 रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिसमें से एक रिएक्टेंट ज़्यादा अमाउंट में और एक रिएक्टेंट कम अमाउंट में आफ्टर बैलेंसिंग, ठीक है। द रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट, अब ऐसा रिएक्टेंट 1 सेकेंड,
ओके, द रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट, जो कम अमाउंट में रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है, गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद ना वो कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट further reaction does not takes place whatever be the amount of other reactant। इसने ये बोला भी हमने दो रिएक्टेंट लिए जिसमें से एक रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और एक रिएक्टेंट बहुत ही कम अमाउंट में है, ठीक है। तो जो कम अमाउंट वाला है रिएक्टेंट वो तो कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन होने के बाद। अब ये रिएक्शन दोबारा टेक्स प्लेस नहीं कर सकती, चाहे दूसरा रिएक्टेंट बचा है चाहे नहीं बचा है, वही सेम चीज़ है। अब टिक्की वाले बर्गर्स, मतलब मैंने बर्गर दो बना लिए हैं, दो ही टिक्की थी, टिक्की क्या हो गई, कंज्यूम हो गई, टिक्की कम अमाउंट में प्रेजेंट थी, तो अब हम दोबारा रिएक्शन नहीं करवा सकते, अकेले चीज़ की हेल्प से हम दोबारा से बर्गर नहीं बना सकते, हमें टिक्की की ज़रूरत है। सिमिलरली मैं दोबारा से ये लाइंस एक बार आपके लिए रीड कर रही हूँ डियर स्टूडेंट्स, देखो, मैनी टाइम रिएक्शंस आर कैरिड आउट विद अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स that are different than amount as required by a balanced chemical reaction. In such a situation, one reactant is in more amount than the amount required by balanced chemical reaction. वो कहता है कई बार क्या होता है, एक रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा होती है दूसरे की कंपैरेटिवली, तो जो रिएक्टेंट लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो कम होता है, वो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा। जैसे टिक्की कम अमाउंट में थी तो वो कंज्यूम हो जाएगी कुछ टाइम बाद, एंड आफ्टर दैट कोई रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं करेगी, चाहे दूसरा रिएक्टेंट कितना मर्जी प्रेजेंट हो, वट एवर बी द अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट। हैंस द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो सबसे पहले कंज्यूम होता है, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो देखो मतलब क्या हुआ, दो टिक्की थी तो दो ही बर्गर बनेंगे, मतलब जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट था वही डिसाइड करेगा जो प्रोडक्ट बनेगा, जो कितना प्रोडक्ट बनेगा। दो टिक्की थी तो दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, तो वो ही लिमिटिंग रिएजेंट वाले ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है कैसा प्रोडक्ट बनेगा। देखो, हैज़ द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड इज देयरफॉर कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट, और इसको अब क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। इन परफॉर्मिंग द स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस, जब हम इन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं, दिस एस्पेक्ट इज ऑल्सो टू बी केप्ट इन माइंड, हमें कुछ एस्पेक्ट को माइंड में रखना होता है। अ मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन इन द लेबोरेटरीज आर कैरिड आउट इन सॉल्यूशंस, जितनी भी रिएक्शंस होती है ना हमारी लैब में वो सारे सॉल्यूशंस में कैरिड आउट होते हैं, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है भी, जो सब्सटेंस, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन की हेल्प से। सो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 फॉलोइंग वेज। हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कुछ फॉलोइंग वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो हाँ जी स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बोला भी, मैंने तो बेसिकली आपको ज़्यादा करवाया, जैसे कि इसमें जो इन्होंने कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए 4 तरीके दिखाए हैं। सबसे पहला मास परसेंट है, फिर है वेट परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। इन्होंने 4 मेथड्स एक्सप्लेन किए हैं। मैंने आपको अलग से वीडियो लेक्चर्स बना के दिखाए हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। और तो हमने क्या किया है, मैंने आपको बहुत डिटेल में लेक्चर्स में स्टडी करवा दिया है। अगर कोई स्टूडेंट उसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहता है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, हर टाइप इंक्लूड करिए फ्रॉम सिंपलेस्ट टू टफ। तो आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जा सकते हो डियर स्टूडेंट्स, और प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। अब हम इसके अंदर देखते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 4 मेथड्स कौन से उसने दिए। मास परसेंट पहले एक्सप्लेन किया है, सेकेंड है मोल फ्रैक्शन, थर्ड है मोलैरिटी और फोर्थ है मोलैलिटी। उससे पहले स्टूडेंट्स उसने ना एक इक्वेशन को बैलेंस कर रखा है, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। तो ये जो ग्रीन बॉक्स वाला है इसको समझाती हूँ पहले। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंगली डियर स्टूडेंट्स, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन। 1 सेकेंड, हाँ जी, वो ये बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता था, मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। उस लॉ के अकॉर्डिंगली वो ये कहना चाहता है भी दोनों साइड पे ना, रिएक्टेंट वाली साइड पर भी और प्रोडक्ट वाली साइड पर भी इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। सो देखो, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। दोनों साइड्स इक्वेशन पर क्या होने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए। मैनी केमिकल इक्वेशंस कैन बी बैलेंस्ड बाय दैट एंड एरर। कई ज़्यादा इक्वेशंस हम उससे बैलेंस कर सकते हैं। अब वो कहता है कैसे बैलेंस कर सकते हैं, देखो, लेट अस टेक द रिएक्शन ऑफ अ फ्यू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑक्साइड्स। अब कई उसने मेटल्स दिए, कई
नॉन मेटल्स लिए हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बना रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो 4Fe जो कि सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। S का मतलब क्या होता है, जब ब्रैकेट में आप S लिखोगे, ब्रैकेट में आप G लिखोगे, ब्रैकेट में आप L लिखोगे, इनका मतलब क्या होता है? ब्रैकेट में S लिखने का मतलब होता है सॉलिड फॉर्म में वो प्रेजेंट है, G का मतलब होता है गैसियस फॉर्म में, और L का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में। पहली बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसने ये दिखाई है जब 4Fe मतलब वो बैलेंस कर दिया उसने, प्लस 3O2 गिव्स 2Fe2O3, है ना। सिमिलरली 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, P4 प्लस O2 गिव्स P4O10, है ना। इक्वेशंस A एंड B आर बैलेंस्ड। पहली दो इक्वेशंस उसने हमें दिखाई हैं जो कि बैलेंस्ड है, ठीक है। सिंस देयर आर सेम नंबर ऑफ मेटल्स एंड ऑक्सीजन एटम्स ऑन ईच साइड ऑफ द इक्वेशन, उसने बैलेंस करा है, तो अब इक्वल नंबर ऑफ रिएक्टेंट है और इक्वल नंबर ऑफ प्रोडक्ट है। हाउएवर द इक्वेशन C इज नॉट बैलेंस्ड, ये जो P4 प्लस O2 वाली है ये बैलेंस नहीं है। फॉस्फोरस एटम्स आर बैलेंस्ड बट नॉट द ऑक्सीजन एटम्स, फॉस्फोरस के एटम्स बैलेंस्ड, ऑक्सीजन के नहीं है। ऐसे कैसे बता सकते हो आप? देखो इधर देखो, मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ। P4 एक साइड रिएक्टेंट वाली साइड पर क्या प्रेजेंट है? P4 और O2। प्रोडक्ट वाली साइड पे क्या प्रेजेंट है? P4 और O10। दोनों तरफ P4 तो सेम है ना, इसका मतलब फॉस्फोरस तो बैलेंस्ड है। लेकिन देखो O2 है और O10 है, क्या ऑक्सीजन बैलेंस्ड है? नहीं है बैलेंस, तो वो यही बोल रहा है। देखो इन दिस इक्वेशन द फॉस्फोरस एटम्स आर बैलेंस्ड बट नॉट द ऑक्सीजन एटम्स। टू बैलेंस इट, इसको बैलेंस करने के लिए वी मस्ट प्लेस द कोफिशिएंट 5 ऑन द लेफ्ट ऑफ ऑक्सीजन। वो कहते हैं इसको बैलेंस करने के लिए ना, जैसे हमें देखो O2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे भी O10 आ जाएगा। सोच के देखो रिएक्शन क्या है, P4O10 बनना है और इस तरफ O2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे भी 10 आ जाए? 5 से ही करोगे। तो वो कहते हैं O2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब O2 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या देखते हैं, हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है? बैलेंस्ड हो जाती है। कैसे हो जाती है? रिएक्टेंट वाली साइड पे है P4, प्रोडक्ट वाली साइड पे भी है P4। रिएक्टेंट वाली साइड पे अब क्या है? 5 × 2 ऑक्सीजन, कितने हुए? 10 ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट वाली साइड भी कितने हैं? 10 ऑक्सीजन है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। तो आपने दो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखने। अब देखो एक और उसने लिया है, वो कहता है कि एग्जाम्पल लेते हैं कंबशन ऑफ प्रोपेन का। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8, ठीक है। अब कंबशन का मतलब क्या होता है? भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और CO2 और H2O देगा। तो पहले तो रिएक्शन लिख लो, क्या है? C3H8 प्लस O2, कंबशन रिएक्शन है तो O2 के साथ रिएक्ट करवाओ और ये क्या देगा? CO2 देगा और वाटर देगा। अब वो क्या कहता है? बैलेंस करना है। पहले रिएक्टेंट वाली साइड देखते हैं। रिएक्टेंट वाली साइड कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। प्रोडक्ट वाली साइड कितने हैं? 1 है। तो प्रोडक्ट वाली साइड जो CO2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि कार्बन कितने हो जाए? 3 हो जाए। सबसे पहला स्टेप सबको पता चल गया। रिएक्टेंट वाली साइड कितने कार्बन थे? 3 कार्बन थे। प्रोडक्ट वाली साइड कितने हैं? 1 ही था, तो मैंने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये पूरे के पूरे को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, कहीं आप इकलौते C को कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पूरा मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब क्या है? भी 3 C से भी मल्टीप्लाई हुआ है और O2 से भी हुआ है, तो O कितने हो गए? 6 हो गए इस साइड पे। अब आप देखते हैं हाइड्रोजन चेक करते हैं। ये इक्वेशन स्टेप 2 के अंदर हाइड्रोजन देखो, 8 हाइड्रोजन रिएक्टेंट वाली साइड पर, प्रोडक्ट वाली साइड पे कितने? 2 हैं। तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें भी? 8 हो जाए 4 से। तो हाइड्रोजन को अब हमने नेक्स्ट स्टेप में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? अब अगला स्टेप देखो, अब कार्बन भी हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया सेटिस्फाई। अब आता है O2। इस तरफ रिएक्टेंट वाली साइड है 2 ही ऑक्सीजन प्रेजेंट, और प्रोडक्ट वाली साइड कितने हैं? 3 × 2 कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? 6, और 4 × 1 कितना होता है? 4। तो कितने हाइड्रोजन है? कितने ऑक्सीजन है? 10 ऑक्सीजन है। अब रिएक्टेंट वाली साइड तो 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट वाली साइड कितने हैं? 10 ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट वाली साइड 2 को किससे मल्टीप्लाई करें भी 10 आ जाए? 5 से। तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या आ जाएगी? C3H8 प्लस 5O2 गिव्स 3CO2 प्लस 4H2O। समझ आ रही है? सबसे पहले स्टेप में हमने कार्बन को देखा, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन किए, रिएक्टेंट वाली साइड, प्रोडक्ट वाली साइड। फिर हमने हाइड्रोजन को किया, फिर हमने ऑक्सीजन को किया, और इस प्रकार से हमारी इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स। अब आता है एक क्वेश्चन, देखिए प्रॉब्लम 1.3 देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अभी कंबशन रिएक्शन प्रोपेन की थी, क्या होता था? कंबशन रिएक्शन में प्रोपेन को हमने O2 के साथ क्या किया? ऐड किया, रिएक्ट करवाया, और CO2 और वाटर प्रोड्यूस्ड होगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने मीथेन लिया है CH4, इसको O2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे और CO2 और H2O प्रोड्यूस होगा। सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस कर लेना। तो इक्वेशन को जब हमने बैलेंस किया तो हमारे पास ये आती है, ठीक है। अब वो कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन का आपको गिवन मास उसने दे दिया 16 ग्राम। वो कहता है कितना H2O प्रोड्यूस होगा जब ये O2 के साथ रिएक्ट करेगा।
तो सबसे पहला काम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हमें देखो उसने दे दिया सिर्फ मीथेन का उसने हमें दे रखा है ना। तो मीथेन का क्या होता है, मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, एन क्या होता है, गिवन मास, पहले मैं अपना मेथड बताती हूँ फिर हम बुक से चेक करेंगे। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास कितना दे रखा है 16 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास मीथेन का कितना होता है 16 होता है, कितने मोल्स आ गए 1 मोल्स आ गए, मानते हो। अब 1 मोल मीथेन का कितने ऑक्सीजन दे सकता है स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, यहाँ इसके आगे 1 लगा हुआ है, इसके आगे कितना लगा हुआ है 2H2O लगा हुआ है, तो 1 मीथेन 2 वाटर देगा। अब 1 मोल ऑफ मीथेन कितने वाटर देगा, 2 मोल देगा वाटर के। अब वाटर के मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो 2 इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वाटर का क्या होता है डियर स्टूडेंट्स 18 होता है, तो ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 36 ग्राम्स आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं बुक वालों ने कैसे किया, उससे पहले मैं अपना दोबारा समझाती हूँ। मैंने क्या किया, उसने हमें दिया था 16 ग्राम मीथेन प्रेजेंट है, इक्वेशन बैलेंस है। मैंने क्या किया, मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, क्या होते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास क्वेश्चन में 16 दे रखा था, मॉलिक्यूलर मास 16 होता है मीथेन का, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 आ गए। अब ये 1 है और ये 2 है, तो एक जो है वो 2 मोल्स दे रहा है H2O के, है ना। तो वाटर के कितने मोल्स आ गए 2 आ गए, स्टोइक्योमेट्री की हेल्प से करेंगे। अब 2 मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब इनके अकॉर्डिंगली देखते हैं। हाँ जी देखो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। अब ये कहते हैं 16 ग्राम ऑफ CH4 कॉरस्पॉन्ड्स टू 1 मोल। मैंने यही बोला ना, पहले मैंने 1 मोल निकाल लिया, इन्होंने भी क्या किया 1 मोल निकाल लिया। फ्रॉम द अबव इक्वेशन 1 मोल ऑफ CH4 गिव्स 2 मोल ऑफ H2O। स्टोइक्योमेट्री 1 मोल कितने मोल दे रहा है वाटर के 2 दे रहा है, इन्होंने भी वही किया। अब 2 मोल ऑफ वाटर किसके इक्वल होगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, वही मैंने किया ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, 2 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब वो क्या कहता है देखो आगे, नंबर ऑफ मोल्स उसने वाटर के निकाले 1 आ गए, है ना। 2 मोल ऑफ वाटर के दोनों मेथड से उसने निकाल दिए, कितना आ गया 36 ग्राम्स ऑफ H2O, जो अभी हमने आंसर कैलकुलेट किया था। अब देखो स्टूडेंट्स सिंपल सा तरीका है, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, फिर स्टोइक्योमेट्री से दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, फिर उससे उसका गिवन मास निकाल लो। नेक्स्ट है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। वो कहता है कितने मोल्स मीथेन, अब इसने पिछले वाले केस में पूछा था कितना मास उसका बनेगा, है ना। यहाँ पूछ रहे कितने मोल्स बनेंगे मीथेन के जब 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा आफ्टर कंबशन। अब देखो मीथेन है तो मीथेन को O2 के साथ रिएक्ट करवाया, CO2 और H2O, बैलेंस कर लो केमिकल इक्वेशन को। अब वो क्या कहता है उसने हमें CO2 का क्या दे दिया, गिवन मास दे दिया 22, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर मास CO2 का निकालें क्या आता है 44। कितने मोल्स आ गए CO2 के 1/2 मोल्स आ गए CO2 के। अब CO2 के मोल्स निकाल लिए, वो कहते हैं कितने मोल्स मीथेन के प्रोड्यूस होंगे, तो देखो 1 मीथेन है वो 1 CO2 दे रहा है, मतलब 1 ही मोल्स प्रोड्यूस होंगे, है ना। तो अब CO2 के कितने मोल्स आए थे 1/2 आए थे, तो 1/2 मीथेन के कितने आएंगे, मीथेन के भी 1/2 आ जाएंगे, क्योंकि उनकी स्टोइक्योमेट्री सेम है। एक CH4 एक CO2 दे रहा है, तो आधा CO2 कितने CH4 देगा 1/2 मोल्स ऑफ CH4 देगा, कितने हो जाएंगे 0.5 मोल्स हो जाएंगे। दोबारा बता रही हूँ देखो, इस बार उसने CO2 का दिया, तो CO2 का भी गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, जो कि 1/2 आए। अब स्टोइक्योमेट्री देखो, दोनों के आगे 1 1 लगा हुआ है, मतलब 1 मोल CH4 का एक CO2 को प्रोड्यूस कर रहा है, तो आधा CO2 कितने मोल CH4 के प्रोड्यूस करेगा, आधे को करेगा, तो कितने मोल्स आ गए 1/2 आ गए। अब देखो इनके अकॉर्डिंगली भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ आप वीडियो लेक्चर देख लो, उसके अंदर मैंने बहुत क्वेश्चंस करवाए और वो ब्लैक बोर्ड पे करवाए। ये थोड़ी NCERT रीडिंग है, तो इस वजह से अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो लेक्चर्स देख लो, मैंने सारी तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं। अब देखो CH4 + O2 गिव CO2 + H2O। वो कहता है 44 ग्राम CO2 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 16 ग्राम CH4, है ना। तो यहाँ से उसने नंबर ऑफ मोल CO2 के निकाल लिए, कितना है 0.5 मोल CO2 के आगे, ये तो मैंने पहले निकाल ही दिया था 1/2 मोल्स यानी कि 0.5। अब वो कहते हैं 0.5 मोल CO2 वुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 0.5 मोल ऑफ CH4। अभी बोला था अभी अगर दोनों के स्टोइक्योमेट्री सेम है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे, तो उसके भी कितने आ जाएंगे 0.5 आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रॉब्लम 1.5। 50 kg of N2 and 10 kg of H2 are mixed to produce NH3। 50 kg हमने N2 का लिया है और 10 kg हमने किसका लिया है स्टूडेंट्स H2 का लिया है, इनको मिक्स किया और NH3 बन गया।
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म्ड, ठीक है, कितना NH3 बनेगा, एंड लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ NH3 इन दिस सिचुएशन। इसमें हमने लिमिटिंग रिएजेंट भी कैलकुलेट करना है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, जो कि हमने लिख भी ली है। N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, है ना। अब उसने हमें क्या दे रखा है, 50 ग्राम N2 का रिएक्ट करता है 10 ग्राम H2 से, राइट। मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेती हूँ। 50 ग्राम N2 का रिएक्ट करता है 10 ग्राम H2 से, 10 kg H2 से, और NH3 देता है। हाँ जी, पहले हम क्या करेंगे, सबके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, N2 के भी निकाल लेंगे, H2 के भी निकाल लेंगे। अब ये kg है तो आप इसको ग्राम्स में चेंज कर दो। तो इन्होंने N2 के मोल्स निकाल लिए, वो आए 17.86 × 10⁻² मोल्स, ठीक है। kg को उसमें चेंज कर लेना ग्राम में। ये आए वाटर के, ये आए वाटर के, और ये वाले आए हमारे N2 के। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद स्टूडेंट्स, हाँ जी, मोल्स अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट करते हैं। स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट वो होते हैं जो इनके आगे लगे होते हैं, जैसे N2 के आगे 1 लगा है, हाइड्रोजन के आगे 3 लगा है, तो मोल्स को स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। N2 के मोल्स को 1 से डिवाइड कर दो, यही रहेगा। H2 के मोल्स को 3 से डिवाइड कर दोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो उसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो जो अब इन दोनों में से जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। जिसकी वैल्यू सबसे कम आ जाएगी स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। मैं आपको ये क्वेश्चंस के लिए बार बार बोल रही हूँ, आप वीडियो लेक्चर प्रीवियस में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर जाओगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आपके सामने मैं क्या करने लगी हूँ, एक क्लिप लेके आ रही हूँ हमारे प्रीवियस लेक्चर का, जिसके अंदर मैंने आपको लिमिटिंग रिएजेंट का ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं, ताकि आपको याद आ जाए भी लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आप वो क्लिप देख लीजिए। लिमिटिंग रिएजेंट को समझने के लिए आपसे मैं एक छोटी सी डिस्कशन, यानी कि हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। एक कल ही की बात है, मैं ये टॉपिक पढ़ रही थी रात को बैठे, मेरा भाई भी मेरे साथ पढ़ रहा था। करीबन 2 कुछ बजने वाले थे और हम दोनों को भूख लगी। अब हमें ये लगा भी अगर मम्मी को जगाएंगे तो डांट पिटेगी, तो हमने क्या किया, किचन में गए। जैसे ही हम किचन में गए हमने देखा भी मैगी भी खत्म है। अब हमें टेंशन हो गई भी अब क्या खाएंगे, फ्रूट्स हमें पसंद नहीं है। तो हमने देखा ब्रेड की स्लाइस पड़ी थी। अब मेरे भाई ने बोला चल यार सैंडविच बनाते हैं और खा लेते हैं। हमने कहा ठीक है। पर दिक्कत कहाँ हुई बच्चों, ब्रेड की सिर्फ 4 स्लाइसेस पड़ी थी। अब 4 स्लाइसेस पड़ी थी, आपको पता है एक स्लाइस ऊपर लगती है एक नीचे लगती है, मतलब सिर्फ 2 जनों की ब्रेड बन सकती थी, वो भी एक एक। हमने कहा चलो कुछ नहीं, कुछ तो खाने को मिलेगा, ठीक है। अब ये भी सॉल्यूशन हो गया हमारा सॉल्व, भी ब्रेड के पीस मिल गए। सेकंड चीज, अब उसमें डालेंगे क्या, ठीक है। हमारे पास आलू टिक्की पहले से पड़ी हुई थी, तो हमने क्या किया, फ्रिज खोला, आलू टिक्की निकालने को देखी, तो हमने देखा आलू टिक्की तो 6-7 पड़ी हैं। हमें खुशी बहुत हुई भी आलू टिक्की तो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन दुख इस चीज का हुआ भी ब्रेड की स्लाइस तो कम है। अब मेरे भाई ने बोला अब क्या करें, एक एक खा के पेट भर लेते हैं। फिर हमने क्या किया, अब देखिए इस केस में मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो सैंडविच जो ब्रेड से और उसके अंदर टिक्की से बना है। और उस सैंडविच को बनाने के लिए आप देखिए भी 2 ब्रेड पीसेस से एक सैंडविच बनता है, मतलब 2 सैंडविच बन सकते थे। सिर्फ 2 सैंडविच बने, पूरे पूरे ब्रेड पीसेस लग गए, लेकिन टिक्की जो थी वो एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट थी, 7 से 8 करीबन। मतलब कि एक एक टिक्की हमने बीच में डाल दी, 2 टिक्की डाली, फिर भी 4 टिक्की बच गई। 6 में से 2 टिक्की यूज हुई, 4 बच गई। तो यहाँ पर ब्रेड फिनिश हो चुकी है, लेकिन टिक्की अभी भी प्रेजेंट है। ब्रेड फिनिश हो गई है, मतलब ब्रेड हमारा है लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि बहुत ही कम क्वालिटी में, मतलब क्वांटिटी में सॉरी, हमारे पास प्रेजेंट था। अगर वो ज्यादा होती तो शायद हम ज्यादा खा लेते, पर कोई बात नहीं। अगर वो कम क्वांटिटी में कोई भी चीज प्रेजेंट है और वो रिएक्ट कर रही है और वो एक प्रोडक्ट बना रही है, यानी कि जब ब्रेड उसके साथ टिक्की के साथ रिएक्ट करती है तो उसने सैंडविच बनाया, राइट, सैंडविच की फॉर्मेशन हुई। तो यहाँ पर मेरी ब्रेड लिमिटिंग रिएजेंट है और टिक्की जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या है, एक्सेस रिएजेंट है। मतलब कि लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो बहुत ही कम क्वांटिटी, यानी कि जितना हमें एक रिएक्शन को अकर करवाने के लिए चाहिए उतना ही प्रेजेंट है, उससे एक भी ज्यादा नहीं, ठीक है।
और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता, मतलब कि अभी भी रह जाता है, एक्स्ट्रा हमारे पास पड़ा होता है। तो रिएक्शंस के केस में हम इसे कैसे स्टडी करते हैं, देखिए लिमिटिंग रिएजेंट की सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन सिखाऊंगी। लिमिटिंग रिएजेंट्स जो मैंने अभी बोला सैंडविच और टिक्की का एग्जांपल लेके, उसी से आपको ये एक बार डेफिनेशन क्लियर करती हूँ। वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, ठीक है, देन द अदर एज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन। आपको पता है एक सैंडविच के अंदर हम एक ही टिक्की डाल सकते हैं, तो उनमें से मैं बोल रही हूँ कोई एक रिएक्टेंट क्या है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि टिक्की बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एज कंपेयर टू हमारी ब्रेड, राइट, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यानी कि मेरा सैंडविच बन रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट विच हैज रिएक्टेड कंप्लीटली। जो हमारा सैंडविच बन रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, भी आपके पास ब्रेड कितनी है, क्योंकि वो कम थी, अगर ज्यादा होती तो ज्यादा बन जाती, लेकिन वो थी ही इतनी, उससे ज्यादा थी ही नहीं। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सैंडविच की फॉर्मेशन उसकी ब्रेड पे डिपेंड कर रही है, ना कि टिक्की पे, क्योंकि टिक्की तो बहुत सारी थी, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट which has reacted completely. दिस विच रिएक्ट्स कंप्लीटली इज लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब कि जो सारे का सारा यूज हो जाता है उस रिएक्शन के अंदर, उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि सारी की सारी ब्रेड यूज हो गई, एक भी ब्रेड वापस नहीं बची, तो वो क्या हुई, लिमिटिंग रिएजेंट। अब एक और सलाह है आपके लिए, अपने बोर्ड्स में ये डेफिनेशन सैंडविच और टिक्की वाली नहीं लिख के आनी, केमिकल इक्वेशन लिख के आनी है, और उसके थ्रू हमें समझाना है लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से इसे आपको बोल के दिखा रही हूँ, फिर एक इक्वेशन लिखूंगी, उसमें देखेंगे क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, ताकि आपको सिर्फ एक इजी तरीके से, भी हमें कुछ को रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, कोई एक रिएक्टेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है देन द अदर, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट से मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो कोई एक रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में है एज कंपेयर टू अदर, ठीक है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी अमाउंट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट विच हैज रिएक्टेड कंप्लीटली, मतलब जो पूरा का पूरा रिएक्ट हो गया, बिल्कुल भी नहीं बचा, उस पे प्रोडक्ट की अमाउंट डिपेंड करती है, ठीक है। दिस विच रिएक्ट्स कंप्लीटली इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। इसे नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करके, फिर हम इक्वेशंस के थ्रू इसके क्वेश्चंस करेंगे। सो अब हम केस देखने वाले हैं जिसके अंदर एक रिएक्शन आपको दे दी गई है, उसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स निकालो। लग तो बहुत सिंपल सा रहा होगा। स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स हमने देखे थे स्टिक्योमेट्री के अंदर, जो प्रीवियस वीडियो थी, उसमें क्या करते थे, एक का मास दे देते थे, दूसरे का निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ क्या है, दोनों रिएक्टेंट्स का मास दे दिया। अब किसकी हेल्प से निकालोगे, इसकी हेल्प से निकालोगे अलग आंसर आएगा, इसकी हेल्प से निकालोगे अलग आंसर आएगा। आपको क्या पता भी किसकी हेल्प से सी का निकालना है, मास या मोल्स। तो बच्चों इसको जानने के लिए हम अपने टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट को देखो कैसे पहचानना है, बी ए या बी, इनमें से कौन सा है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, अब आप कहोगे मैम रिएक्टेंट ही लिमिटिंग रिएजेंट होता है क्या, प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता। क्वेश्चन आ सकता है ना बच्चों के दिमाग में, भी ए और बी की ही क्यों बात कर रहे हो, सी और डी की करो। याद कीजिए मैंने कहा था रिएक्टेंट्स में से एक जो होगा वो कंप्लीटली यूज हो जाएगा उसके अंदर, और एक जो होगा वो रह जाएगा, एक्स्ट्रा है जो, तो वो रिएक्टेंट ही है ना, मिलके तो उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया। तो रिएक्टेंट्स में ही हम लिमिटिंग रिएजेंट पहचानते हैं। अब आप देखो, अब मैं कैसे बताऊं आपको भी एक ए लिमिटिंग रिएजेंट है या बी है। उसने हमें क्वेश्चन में ए के मोल्स दे दिए 10, बी के मोल्स दे दिए 20, अब कहता है सी के मोल्स निकालो। अब मेरे को ये नहीं पता भी ए कम अमाउंट में है, बी मतलब कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, या बी है, मुझे तो पता ही नहीं ना, किसकी हेल्प से निकालूंगी। लिमिटिंग रिएजेंट हम इसलिए निकालते हैं ताकि हम किसी और, ठीक है, प्रोडक्ट का क्या निकाल सके, मोल्स, मास, वॉल्यूम, ठीक है, उसकी वैल्यू निकाल सके, उसका अमाउंट निकाल सके। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन सा होता है बच्चों, ये जो इसके आगे नंबर्स लगे हुए हैं इसको बोलते हैं, करवाया था ना प्रीवियस लेक्चर में। 3 यहाँ पर ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बी के केस में 4 है, सी के केस में 5 है और डी के केस में 2 है। अब ये तो मैंने खुद लिख दिए,
लेकिन क्वेश्चन आपको जब देते हैं तो वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन देता है, पहले बैलेंसिंग करनी है उसके बाद करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसकी ये वैल्यू कम आएगी वो क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ए के केस में क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ए के केस में 10 दे रखे हैं क्वेश्चन में, बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका कितना है 3, कितना आ गया ये 3.3, ठीक है। अब बी के केस में देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में 20, डिवाइडेड बाय आपको क्या दे रखा है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4, ये कितने आ गए 5। अब जब आपने नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यूज देखी तो ए के केस में तो 3.3 है और बी के केस में 5 है, किसकी वैल्यू कम है, ऑब्वियसली 3.35 से कम है। तो जब हमने देखा भी ए का जो ये रेशियो आया है नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कम है, तो ए क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब मैं आपसे कहती हूँ सी के मोल्स निकालो, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया। अब वही स्टोइकियोमेट्री जो हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी सेम करेंगे, इसके पहले सारों के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे नीचे। लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना आ गया आपको, कैसे पहचानते हैं, जब नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कम होगा वो क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब इधर देखो इसके कोएफिशिएंट्स नीचे लिख लो 3 मोल्स, इसके नीचे लिख लो 4 मोल्स, इसके हैं 5 मोल्स और लास्ट में है 2 मोल्स। आपको मैंने बोला भी सी के नंबर ऑफ मोल्स निकालो, ए के नंबर ऑफ मोल्स आपको दे दिए थे 10 और बी के दे दिए थे 20, आपने निकाल लिया भी ए तो लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब ए की हेल्प से हम बाकियों को निकाल लेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट जब निकल आता है तो उसकी हेल्प से हम बाकियों की वैल्यूज निकाल लेंगे, इवन हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर नहीं दी हो, लेकिन हमें पता है भी लिमिटिंग रिएजेंट कैसे चेक करना है। तो देखो बच्चों, अब मैंने पहले क्या किया, इनके कोएफिशिएंट्स लिख दिए, उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, नंबर ऑफ मोल्स, सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालने। स्टोइचोमेट्री में किसी का मास दे दिया था जाता था आपको, आप क्या करते थे, नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे। तो मेरे से उसने इसका पूछा है, सी का पूछा है। अब 3 मोल्स ए के कितने सी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 5 मोल्स ऑफ सी। अब यहां से 1 मोल की वैल्यू निकाल लूं, 1 मोल ऑफ ए कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 5/3 मोल्स ऑफ सी, ठीक है। अब मैंने आपको बोला भी अगर ए के 10 मोल प्रेजेंट है तो 10 मोल्स ऑफ ए, क्वेश्चन में दे रखा है ना 10 मोल्स प्रेजेंट है, कितने सी के प्रोड्यूस होंगे, 5/3 इंटू 10 यानी कि 50/3 मोल्स। तो ये हमारा क्या आंसर आ गया, सी के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं डी के नंबर ऑफ मोल्स निकालो, क्या होगा, 3 मोल्स ए के 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 3 मोल्स ए के 2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक कितना करेगा 2/3, 10 दे रखे थे ए के तो 10 कितने करेंगे 2/3 इंटू 10 करेंगे, इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो यस स्टूडेंट्स, होपफुली आपने वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर की जो शॉर्ट क्लिप मैंने आपको जो क्वेश्चन दिखाया है उससे लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, तो आपको पता चल चुका होगा भी ऐसे क्वेश्चंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं आपको करवा रही थी, अब आप एक बार उसे खुद से सॉल्व करके देखेंगे क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट्स के क्वेश्चन मैंने आपको अब दिखा दिए हैं। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं हमारी जो कैलकुलेशन यानी कि कंसंट्रेशन टर्म्स हमने एनसीईआरटी में कैलकुलेट करनी थी उस टॉपिक पर। सबसे पहला आता है मास परसेंट। मास परसेंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब जिसका जो सॉल्यूट पार्टिकल, एक होता है सॉल्यूट एक होता है सॉल्वेंट, है ना। सॉल्यूट वो होता है जो कम क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट जो होता है ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं सॉल्यूट वो होता है जिसको हम डिजोल्व करते हैं, सॉल्वेंट वो होता है जिसमें डिजोल्व हो रहा होता है। तो मास परसेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मास सॉल्यूट का अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन उसने हमें दिया है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस ए, ठीक है, टू 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। वो कहता है अभी 2 ग्राम हमने ए सब्सटेंस का लिया और वाटर है उसके अंदर 18 ग्राम वाटर में ऐड कर दिया, मास परसेंट ए का निकालो। तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट का मास कितना दे रखा है 2 ग्राम, अपॉन टोटल मास क्या होगा 2 + 18, वाटर का भी तो ऐड होगा ना,
सॉल्यूशन तो दोनों से बनता है, सॉल्यूट से भी सॉल्वेंट से भी। टोटल मास कितना आ जाएगा 20 इंटू क्या कर देंगे 100, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10% हमारा मास परसेंट आ जाएगा। तो इस तरह से हम मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म जो स्टूडेंट्स आती है वो आती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज़ the ratio of number of moles of a particular component to the total number of moles of the solution। मान लो अगर आपने कोई एक कंपोनेंट है उसके मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, देखो कैसे। मान लीजिए इफ़ अ सब्सटेंस ए डिजोल्व्स इन सब्सटेंस बी, एक ए सब्सटेंस है वो बी सब्सटेंस के अंदर डिजोल्व हो रहा है, एंड देयर नंबर ऑफ मोल्स आर Na एंड Nb, और उनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मैं कहूँ ए के कितने नंबर ऑफ मोल्स है Na और बी के कितने Nb है। तो आप ये बताओ भी मोल फ्रैक्शन ए और बी का क्या होगा? तो मैंने अभी बोला मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ए के मोल्स को हमने Na से लिखा था और टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा Na प्लस Nb। ऐसे ही बी के निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बी के मोल्स कितने हैं Nb और टोटल कितने हैं Na प्लस Nb। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हमारी आती है थर्ड प्रॉपर्टी जिससे हम कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखी मास परसेंटेज, सेकंड हमने देखी हमारी मोल फ्रैक्शन, अब आती है मोलारिटी। मोलारिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? इट इज़ द मोस्ट वाइडली कंसेप्ट। एक चीज़ आपको बता दूं, मोलारिटी और मोलालिटी जो है वो क्लास 12th के अंदर आपको सॉल्यूशन चैप्टर में भी आएंगे, तो अगर आप अभी अच्छे से कर लोगे तो वो चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज यूनिट एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। हम मोलारिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन होती है? इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे लीटर्स में तो हमारा क्या आ जाएगा? मोलारिटी आ जाएगा। सपोज वी हैव 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस। अगर मान लो हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन है, NaOH का सॉल्यूशन है, ठीक है, एंड वी वांट टू प्रिपेयर 0.2 मोलर सॉल्यूशन फ्रॉम इट, और हमने उससे 0.2 मोलर सॉल्यूशन बनाना है। 1 मोलर NaOH का मतलब क्या होता है? अभी 1 मोल NaOH का प्रेजेंट है 1 लीटर में, क्योंकि क्या डेफिनेशन होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। 1 मोलारिटी का मतलब क्या होगा? 1 मोलर क्या होता है? 1 मोल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली 0.2 मोलर सॉल्यूशन में क्या होगा? 0.2 मोल्स होंगे डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं आपको जैसे बता रही थी मोलारिटी का, अब उसने हमें जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन तो नहीं, उसने हमें चीज़ दी है, देखिए इसको ध्यान से रीड करते हैं। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन शुड बी टेकन विच कंटेन 0.2 मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है, अब आप देखिए उसने हमें क्या बोला है, वो बोलता है इफ़ 1 मोल इज़ प्रेजेंट इन 1 लीटर यानी कि 1000 ml में, तो 0.2 मोल्स किस में प्रेजेंट होंगे? 0.2 मोल्स कैसे प्रेजेंट करेंगे? अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, मोलारिटी का भी मैं आपको ऊपर फॉर्मूला बता के हटी हूँ। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें उसने क्या किया है? उसने हमें मोलारिटी दे दी है। कितनी मोलारिटी दे दी है उसने? 1 मोलर कंसनट्रेटेड वॉल्यूम का, और वो कहते हैं कितने मोल्स प्रेजेंट है? 0.2 मोल्स प्रेजेंट है ना। मैं पहले आपको डेफिनेशन समझाऊंगी, फिर मोलारिटी कैसे निकालते हैं वो समझाऊंगी। तो मोलारिटी को स्टूडेंट्स डिनोट करते हैं कैपिटल M से, मोलारिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका यूनिट बच्चों होता है मोलर। यूनिट होता है स्टूडेंट्स इसका मोलर, मोलारिटी से मोलर। अब देखिए क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हाँ जी, नंबर ऑफ मोल्स किसके लेने हैं? सॉल्यूट के लेने हैं, विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि कितने सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। बच्चों लीटर किसका यूनिट है? वॉल्यूम का यूनिट है। मतलब कि मोलारिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? मोलारिटी, जिसको मैं कैपिटल M से भी डिनोट कर सकती हूँ, ये निकालते हैं हम, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के लेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट आपको पता ही है, सॉल्यूट जो कि कम क्वांटिटी में मिलता है एंड सॉल्वेंट जो कि ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलता है। एक और डेफिनेशन आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट की रिवाइज करवाती हूँ।
जिसके अंदर हम डालते हैं वो होता है सॉल्वेंट, और जिसको डालते हैं वो होता है सॉल्यूट। तो जो कम क्वांटिटी में है उसके मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। आपने इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। देखिए डेफिनेशन, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जब 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स मिलेंगे सॉल्यूट के, उसे हम बोलेंगे मोलारिटी। ठीक है बच्चों, तो पहले डेफिनेशन को नोट कीजिए, फिर फॉर्मूला देखिए। मोलारिटी को मैंने डिनोट किया कैपिटल एम से। इसे कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ? नंबर ऑफ मोल्स यानी कि एन होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने भी आते हैं, कई क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा नंबर ऑफ मोल्स, कई क्वेश्चन में मास दे देगा सॉल्यूट का। फिर क्या करोगे? मोल कंसेप्ट बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। वहां से आएंगे आपके नंबर ऑफ मोल्स, वो यहाँ डालोगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दे रखा होगा स्टूडेंट्स। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो वेल एंड गुड, आप सीधा लीटर में डालिए। अगर वॉल्यूम एमएल में है तो उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ 1000 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको एक बार करवाती हूँ, उससे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला, फॉर्मूला क्या होता है? मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, अगर बच्चों वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का एमएल में दे दिया जाए, मिलीलीटर में दे दिया जाए, तो क्या बनेगा मोलारिटी का फॉर्मूला? मोलारिटी सॉरी is equal to number of moles of solute divided by volume of solution, जो कि ml में है, into 1000। ठीक है, समझ आ रही है? 1 लीटर को जब हमने मिलीलीटर में चेंज किया, डिवाइड में था, इसीलिए 1000 क्या हो गया, ऊपर चला गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे नोट कर लीजिए भी। अगर वॉल्यूम ml में दे रखा है तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा, अगर वॉल्यूम लीटर्स में दे रखा है तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। इन्हें नोट कीजिए। एक इसी के अंदर चेंजेस आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए जाते तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स? आई टोल्ड यू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ क्या आ जाएगा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो है ही है, इनटू मॉलिक्यूलर मास भी हो जाएगा ना, इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि मैं नंबर ऑफ मोल्स को रिप्लेस कर सकती हूँ गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास से, तो मैंने गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम से वो नीचे मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ना दे रखे हो और हमें गिवन मास दे रखा हो, तो हम इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फटाफट से इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की सीरीज की तरफ। सो बच्चों, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि फॉर्मूला आपको अभी बता के हटी हूं, तो एक बार रिवाइज करते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है और वॉल्यूम लीटर में दे रखा है, तो हमारा मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होगा? मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होगा सिंपल फॉर्मूला अगर हमें वॉल्यूम लीटर्स में दे रखा है और नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं लेकिन वॉल्यूम जो है वो ml में प्रेजेंट है, तो क्या फॉर्मूला होगा? मोलारिटी इज इक्वल्स टू, मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए ताकि आपको भी याद हो जाए। मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। इनटू ऊपर करके 1000, नीचे नहीं, डिवाइड में नहीं, इनटू 1000। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया जाता तो क्या फॉर्मूला हो जाता है? मोलारिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर मास को मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम से, लीटर्स में, अगर एमएल में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। मतलब नंबर ऑफ मोल्स को आप गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास से भी एक्सचेंज कर सकते हो अगर आपको गिवन मास दे रखा है तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। ये है हमारी क्वेश्चन की सीरीज। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? आपने वीडियो को पॉज करना है, फिर इसे नोट डाउन करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। सेकंड स्टेप क्या होगा, जब आपका आंसर निकल आएगा वीडियो प्ले कीजिए, मेरे साथ मैच कीजिए भी आपने सही किया या नहीं। तो इससे क्या होगा, आप अपनी सेल्फ मतलब चेकिंग कर सकते हैं भी आपको समझ आया कि नहीं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोलारिटी ऑफ 0.006 मोल of
NaCl in 100 ml of solution is, तो हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है NaCl की, उसके हमें मोल्स दे दिए गए हैं। अब हम सबसे पहले वो चीजें लिखेंगे जो हमें दे दी गई हैं, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl हमें दे दिया गया है बच्चों। कितना दिया गया है नंबर ऑफ मोल्स, देखो 0.006, ये हमें मोल्स दे दिए गए हैं। और हमें क्या दिया है, और उसने हमें दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना दिया है उसने हमें, उसने दिया है 100 ml। अब जो चीज ध्यान देनी है, अभी हमें ml में दिया है तो हमें ml वाला फॉर्मूला लगाना है जहां हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए जाते थे। तो मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते थे, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, क्या होता था स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम अगर ml में दे रखा है तो हम क्या करते थे बच्चों, इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स क्या है सॉल्यूट के, 0.006, 0.006 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें 100 ml, इनटू क्या करेंगे 1000, तो ये 2 जीरो इसके 2 जीरो से कट गए। ये वाला डेसिमल अगर मैं नीचे लेके आती हूँ तो 6/1000 इंटू 10 है, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा 0.06 मोलर। मैंने कहा था उसकी यूनिट होती है मोलर, तो आप इसे m से भी लिख सकते हो कैपिटल, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट इट एज मोलर। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.06 मोलर। एक बार इसे नोट कीजिए, फिर रिपीट करवाऊंगी भी मैंने क्या करवाया है। वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स आपने इसे नोट डाउन करना है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बोला द मोलैरिटी ऑफ 0.006 मोल्स ऑफ NaCl इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमें निकालनी है मोलैरिटी जब हमें नंबर ऑफ मोल्स किसके दे दिए गए हैं, सॉल्यूट के दे दिए गए हैं, कितने 0.006। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया उसने 100 ml में। फॉर्मूला देखो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो यहाँ ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा। अब बस वैल्यूज पुट करनी है, ऊपर लेना है नंबर ऑफ मोल्स, नीचे लेना है वॉल्यूम ml में इनटू 1000। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 0.06, क्या आ जाएगा मोलर, यानी कि 0.06 कैपिटल M। बच्चों हम मोलैरिटी के लिए कैपिटल M यूज करते हैं और मोलैलिटी के लिए स्मॉल m करते हैं, तो वहां स्मॉल m यूज नहीं करना, टीचर सीधा क्रॉस मारेगी। कैपिटल M यूज होता है, इसे नोट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को आइए देखते हैं। सो हाँ जी बच्चों, अब आता है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर की एडिशन करवाना। अब देखिए आपके सामने है दो कंटेनर्स, ये है हमारा फर्स्ट कंटेनर, ये है मेरा सेकंड कंटेनर। देखिए इस कंटेनर में इतना मैंने वॉल्यूम लिया है किसी भी एक, मतलब मैं कहूँ मिक्सचर का, मेरे पास इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ मिक्सचर प्रेजेंट है जिसकी मोलैरिटी है M1। और यहाँ पर मैंने क्या किया, इस मिक्सचर में और वाटर ऐड कर दिया, मतलब इसको डाइल्यूट करने के लिए इसमें वाटर ऐड किया। तो जब मैंने इसके अंदर वाटर ऐड किया तो ऑब्वियसली जो मेरा नया कंटेनर फॉर्म होगा जिसमें मतलब वाटर की वजह से लेवल राइज होगा, उसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी M2 हो जाएगी। तो ये जो कंटेनर है ये शो कर रहा है भी जब मैंने वाटर डाला, मैंने डाइल्यूट किया उस सॉल्यूशन को, तो मेरा सॉल्यूशन कुछ इस तरह से दिखने लग गया। पहले ये इतनी क्वांटिटी थी, बाद में इतनी हो गई और पानी डालने से, तो वो क्या हो गया, उसकी मोलैरिटी हो गई M2, इसकी मोलैरिटी हो गई M1। अब स्टूडेंट्स आपको पता है भी इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ मोल्स तो सेम होंगे ना। मान लीजिए हम नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के लेते हैं ना बच्चों, तो सॉल्यूट जितना मैंने इसमें डाला था सॉल्यूट तो उतना ही रहेगा। ऐड क्या कर रही हूं मैं, वॉल्यूम ऐड कर रही हूँ ना, वाटर ऐड कर रही हूँ ना, तो वाटर का तो वॉल्यूम ही ऐड होगा। नंबर ऑफ मोल्स किसके थे, सॉल्यूट के थे, तो नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों ही केसेस में सेम थे। फर्क कहाँ पर आया, फर्क उसके सिर्फ वॉल्यूम में आया और मोलैरिटी में आया। देखिए वॉल्यूम यहाँ पहले क्या थी, V1 थी, मैंने क्या किया इसके अंदर और क्या किया, मतलब एडिशन करवाई, वाटर की जब एडिशन करवाई तो वॉल्यूम यहाँ क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा।
अब आपको पता है जब मैं बोल रही हूँ मोलैरिटी का फॉर्मूला होता था, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट तो दोनों ही केस में इक्वल अमाउंट में डाले थे, ठीक है, मतलब एक में इक्वल अमाउंट में डाले थे, बाद में एडिशन किया तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स तो उतने ही रहेंगे ना, फर्क सिर्फ वॉल्यूम में आया। तो मोलैरिटी क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो मैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स क्या कह सकती हूँ, mv। अब फर्स्ट वाले के केस में नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, m1v1, और सेकंड वाले केस में नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, m2v2। अब मैंने कहा भी इन दोनों के केसेस में मोल्स तो सेम ही रहेंगे, फर्क सिर्फ वॉल्यूम में आएगा क्योंकि एडिशन वाटर का किया है तो ml में ही चेंज आएगा। तो अब जब नंबर ऑफ मोल सेम है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये होता है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन निकालने का तरीका। आपसे क्या पूछ लिया जाता है भी, पहले कोई सॉल्यूशन था उसकी मोलैरिटी ये थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 मोलर थी और वो कितना अमाउंट में प्रेजेंट था, 200 ml में प्रेजेंट था, वॉल्यूम दे दिया उसने, m1 दे दिया, v1 दे दिया। आपसे पूछ लिया जब आपने डाइल्यूशन करवाया तो उसकी मोलैरिटी होगी 5 मोलर। तो ये बताइए आपने कितना डाइल्यूशन किया, कितना वॉल्यूम उसके अंदर ऐड किया। तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगा के V2 की वैल्यू निकाल लोगे और फिर आप बताओगे भी आपने कितना उसके अंदर ऐड किया जिसके कारण वॉल्यूम V2 हो गया। दोबारा से एक बार बताती हूँ, देखो मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने नंबर ऑफ मोल्स n थे, ठीक है, और वॉल्यूम क्या था मेरा, वॉल्यूम फॉर एग्जांपल लेट कर लो वॉल्यूम था V1। मैंने क्या किया, इसके अंदर पानी डाल दिया। पानी डालने से इसका वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, क्वांटिटी तो बढ़ेगी, नंबर ऑफ मोल्स में चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा ना। तो नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहे लेकिन वॉल्यूम क्या बन गया, V2 बन गया। तो अब मेरे को पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों केसेस में सेम थे, तो नंबर ऑफ मोल्स की क्या वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, mv के इक्वल। तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, m1v1 नंबर ऑफ मोल्स, सेकंड केस में क्या हो जाएगा, m2v2। तो अब अगर मुझे निकालना है भी, दोनों के मेरे को पता है नंबर ऑफ मोल सेम है, तो मैंने कॉमन फॉर्मूला निकाल लिया, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। अब इस फॉर्मूला के थ्रू मैं क्या करूंगी, आपको दिखाऊंगी भी हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। हमें इन 4 चीजों में से 3 चीजें दे दी जाएंगी और चौथी हमें क्या करनी होगी, कैलकुलेट करनी होगी। तो अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मैंने अभी एक डायग्राम बनाए थे 2 कंटेनर, तो उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो 0.2 मोलर 100 ml HNO3 सॉल्यूशन, यानी कि जो मेरा पहला कंटेनर है, ये मेरा पहला कंटेनर है, इसकी मोलैरिटी उसने हमें दे दी है 0.2 मोलर। सेकंड क्या बताया इसने भी, 100 ml इसके अंदर HNO3 है, यानी कि इसने हमें वॉल्यूम भी दे दिया, m1 v1 लिख लेते हैं। ये हमें m1 दे दिया गया है 0.2 मोलर, वॉल्यूम जो दे दिया गया है 100 ml दे दिया गया है। 0.2 मोलर 100 ml HNO3 सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विद 100 ml वाटर, मतलब इसके अंदर बच्चों पहले 100 ml प्रेजेंट था, मैंने क्या किया इसके अंदर 100 ml, इस 100 ml HNO3 के अंदर मैंने 100 ml वाटर डाल दिया इसे डाइल्यूट करने के लिए। तो आप मुझे बताओ जो नया मेरा कंटेनर बनेगा, पहले तो वो क्या बनेगा, जब मैंने इसके अंदर 100 ml डाला, 100 पहले से प्रेजेंट था, 100 बाद में डाला, कितना ml हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा 100 प्लस 100 बच्चों। इस चीज में गलती नहीं करके आनी आपने, वॉल्यूम हो जाएगा 200 ml। दोबारा देखो एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ, 0.2 मोलर 100 ml HNO3 सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विद 100 ml वाटर। मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन के अंदर जो कि 100 ml प्रेजेंट था इसको डाइल्यूट कर दिया, मतलब इसमें वाटर डाल दिया 100 ml। तो बताओ नई मोलैरिटी क्या है। तो जब नया मैंने वॉल्यूम इसके अंदर और ऐड किया तो सेकंड कंटेनर में अब कितना वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों, ये वॉल्यूम हो जाएगा 100 जो कि पहले प्रेजेंट था प्लस जितना हमने और डाला यानी कि 200 ml। अब हमें मोलैरिटी तो पता नहीं m2 की, लेकिन हमें इसका फॉर्मूला पता है कैलकुलेट करने का, क्या होता है स्टूडेंट्स, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2।
m1 कितना है 0.2 इंटू v1 कितना है 100 इज इक्वल्स टू m2 कितना है निकालना है और v2 कितना है 200। तो इधर ले आओगे इसको सारे को नीचे, यानी कि इसकी डेसिमल मैं नीचे लेके जा रही हूँ 10 इंटू 100, यहाँ डिवाइड में इंटू 200, ये नीचे आ जाएगा ना, इज इक्वल्स टू m2। तो इसको अगर बच्चों मैं कट करूंगी ये आएगा, मोलैरिटी हमारी आ जाएगी सेकेंड कंटेनर की 0.2 मोलर। एक बार चेक कीजिए मैंने क्या किया। फर्स्ट जो कंटेनर था उसकी मोलैरिटी दे रखी थी, उसकी वॉल्यूम दे रखी थी, हमने कहा इसके अंदर 100 ml वाटर का डाइल्यूशन करवाया, तो नया वॉल्यूम क्या बनेगा, पहले वाला और जितना ऐड किया उसका एडिशन, यानी कि 200 ml पानी उसके अंदर अब प्रेजेंट, पानी कह रही हूँ सॉरी, 200 ml सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट है जो कि डाइल्यूटेड है। ठीक है, उसके बाद अब वो पूछ रहा है उसकी मोलैरिटी निकालिए, तो m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 करके हमने मोलैरिटी क्या निकाल ली, 0.2 मोलर मोलैरिटी निकाल ली। पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए फिर इसे नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट। लिया होगा मोलैरिटी को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। सो इट इज़ वेरी सिंपल। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमें ना एक मोलैरिटी का और फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बता रही हूँ वो ये होता है m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। ठीक है, तो एक ऊपर क्वेश्चन दिया गया था, तो मतलब आपको मैंने जो क्लिप है उसके अंदर भी दिखाया होगा m1 v1 वाले क्वेश्चन। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दो फॉर्मूला से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आता है, ये देखते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू मेक 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। वो कहते हैं मोलैरिटी निकालिए जब 4 ग्राम जो है हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं ताकि 250 ml सॉल्यूशन का बन जाए। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है, 4 ग्राम क्वेश्चन में दे रखा है। मॉलिक्यूलर मास किसका, NaOH का 40 होता है, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन अपना वॉल्यूम ml में दे रखा है, लीटर में कन्वर्ट कर दो, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0.4 मोलर हमारा आंसर आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब हमारा स्टूडेंट्स आता है लास्ट कंसेप्ट जिसे बोलते हैं मोलैलिटी। उससे पहले आप मोलैलिटी की एक वीडियो क्लिप देख लीजिए ताकि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मोलल बीच के अंदर ही इसके अंदर आपको वर्ड दिख रहा है, मतलब मोल से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। हाँ जी, तो ये मोल से बिल्कुल रिलेटेड है। देखते हैं मोलैलिटी क्या होता है। मोलैलिटी स्टूडेंट्स होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर मोलैरिटी की बात करती हूँ, मैं बात कर रही हूँ मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या होता था बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि हम मोल्स तो ऊपर लेते थे सॉल्यूट के, डिवाइड में हम लेते थे वॉल्यूम, वो भी किसका, सॉल्यूशन का। लेकिन मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, मोल्स तो सेम है दोनों के, सॉल्यूट का ही ऊपर लिया, लेकिन यहां पर हम लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यहां हम लेते थे वॉल्यूम इन लीटर्स, और यहां हम लेते हैं मास किसका, सॉल्वेंट का। बच्चों हमेशा से मास परसेंटेज ले लो, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म ले लो, हम नीचे सॉल्यूशन की बात करते थे। लेकिन मोलैलिटी क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि कितने मास में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे सॉल्यूट के, उसे बोलते हैं मोलैलिटी। भी कितने सॉल्वेंट के मास के अंदर, भी 1 kg सॉल्वेंट के मास के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, वो क्या कहलाएगा, मोलैलिटी। अब मोलैरिटी की जो यूनिट होती थी वो होती थी मोलर, इसकी यूनिट होती थी मोलर, लेकिन मोलैलिटी की यूनिट होती है मोलल, MOLAL। ठीक है, और इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते थे। एक बार फिर से देखिए क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको वो दे देता है बी 3 मोलल, ठीक है, 3 मोलल
3 मोलल NaCl दे देता है। इसका मतलब क्या हुआ भी, कितने मोल्स प्रेजेंट है? 3 मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में? तो आप वहां से सॉल्वेंट का क्या निकाल लोगे? मास निकाल लोगे। इतना कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ डेफिनेशन याद करिए क्या होती है इसकी, फॉर्मूला याद कीजिए, यूनिट याद कीजिए और सिंबल याद कीजिए। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से आपको इसे करवाऊंगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने लगे हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे फॉर्मूला के ऊपर। एक बार फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं। इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, राइट। तो अब देखिए क्या है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फाइंड मोलैलिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आपको क्या बोला है उसने? मोलैलिटी निकालने को बोला है 40 ग्राम NaOH का जो डिसॉल्व है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। बच्चों एक बार पहले फॉर्मूला लिखते हैं मोलैलिटी का। मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। क्या होता है ये? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ग्राम में दे रखा है, तो अगर हम इसे ग्राम में ले रहे हैं तो इसे 1000 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो वो किलोग्राम में आंसर आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हो, अब हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए सॉल्यूट के, सेकेंड हमारे पास मास होना चाहिए सॉल्वेंट का। क्या क्वेश्चन में ये दोनों चीजें दे रखी है? देखो हमें क्या दिया हुआ है, गिवन मास दिया हुआ है सॉल्यूट का। हमें दे रखा है गिवन मास सॉल्यूट का कितना? 40 ग्राम। और हमें क्या चाहिए? सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो आ जाइए मोल कंसेप्ट पे। मोल कंसेप्ट क्या कहता है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है? 40। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है NaOH का? यहाँ देखिए NaOH, सोडियम का होता है 23, एक ही एटम है। ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, यानी कि कितना आ गया? 40 ग्राम्स। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हमारे पास? 1 आ गए। मतलब कि हमारी ऊपर वाली चीज हमने निकाल ली है। हमें गिवन मास 40 ग्राम दे रखा था, हमें NaOH बोला हुआ था, तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास करके नंबर ऑफ मोल्स 1 आ गए। अब आप देखिए सेकंड चीज हमें क्या पता होनी चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ उसने 100 ग्राम मास किसका दिया है? सॉल्यूशन का। तो बच्चों सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है? सॉल्यूशन बना होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके। हमें दे दिया, देखो सॉल्यूशन का मास इज इक्वल्स टू, सॉल्यूट का कितना दे रखा है? 40 प्लस सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 60 ग्राम किसका आ गया? सॉल्वेंट का आ गया। तो अब देखिए क्या डालना है? मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे? 1 अपॉन मास 60 ग्राम्स इनटू 1000 करेंगे, क्योंकि हमने ग्राम्स में लिया था, केजी में होना चाहिए था इस वजह से। तो जब मैं इसे डिवाइड करूंगी मेरा आंसर आ जाएगा 100/6, सॉरी मोलल, MOLAL। ये क्या आ जाएगी? मोलैलिटी आ जाएगी 40 ग्राम NaOH की डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एक बार नोट करो, फिर से रिपीट करवाऊंगी। नोट कीजिए बच्चों इसे। अब देखो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले अपना फॉर्मूला लिखो। उसने बोला भी मोलैलिटी कैलकुलेट करो, तो मैंने मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख दिया। क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। केजी में होता है, ग्राम्स में करेंगे तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो ऊपर चला जाएगा, राइट। अब क्या क्या चाहिए? मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के, सेकंड मुझे क्या चाहिए? मास चाहिए सॉल्वेंट का। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? हमें गिवन मास दे दिया था उसने 40 ग्राम, NaOH दे दिया था, NaOH से मॉलिक्यूलर मास आ गया 40। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। 40/40 कितना आ गया? 1, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1। अब हमें उसने क्या दे रखा था? अभी 100 ग्राम तो सॉल्यूशन है, जिसमें से सॉल्वेंट 40 ग्राम है, सॉल्यूट 40 ग्राम है। तो सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करके कितना आ जाएगा? 60। तो यहाँ पर हमने क्या डाल दिया? 60। इसी इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स डाल दिए और सॉल्वेंट का मास डाल दिया।
तो क्या आ गया हमारा आंसर? 100/6 मोलर आ गया। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम हाँ जी स्टूडेंट्स, सो अब हम रीड करते हैं मोलालिटी। होपफुली आपने वीडियो क्लिप देख लिया होगा तो मोलालिटी चीज़ बहुत इजी लग रही होगी। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी में इसे कैसे डिफाइन किया गया है। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या होता है भी, नंबर ऑफ मोल्स किसके सॉल्यूट के प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एम। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से करते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल एम से करते हैं। मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, और मोलैरिटी का क्या होता था? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, है ना। तो अब देखिए क्या क्वेश्चन है। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इतना। ये मैं क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ डेंसिटी वाला। मोलैरिटी बताइए। तो स्टूडेंट्स आपको मोलैलिटी बतानी है। मोलैरिटी कितनी दे दी? 3 मोलर दे दी, है ना। उसके बाद उसने हमें क्या दे दिया? उसने हमें दे दिया है, हम NaCl का मास निकाल सकते हैं। हमें मोलैरिटी दे रखी है, हम NaCl का मास निकाल सकते हैं। हमें डेंसिटी दे रखी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, है ना डियर स्टूडेंट्स। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होगा? हमारा वाटर होगा। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा, क्योंकि सॉल्यूट क्या है? हमारा NaCl है। तो सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट कर लीजिए kg में। ठीक है, ये आप जो है सॉल्वेंट का मास किससे कैलकुलेट कर सकते हो? डेंसिटी की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। और ऊपर आपने डालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरह के डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो आपका मोलैलिटी का आंसर 2.79 आ जाएगा। होपफुली आपने एक क्लिप के अंदर कवर कर लिया होगा। मैंने उस क्लिप के अंदर आपको इस तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं। सो यस स्टूडेंट्स, यहीं पर देखिए, अब मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर प्रीवियस क्लिप्स को क्यों लेके आई हूँ? क्योंकि ये थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन है, और एनसीईआरटी रीडिंग के टाइम पे अगर आपने उस कंसेप्ट को ढंग से समझा ही नहीं तो वो एनसीईआरटी समझ नहीं आएगी। न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए मैं इसीलिए आपको बीच में वो वीडियो क्लिप दिखाया, ताकि आप क्या करो, पहले उसको समझो और फिर एनसीईआरटी से रीड करो, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी रीडिंग फ्रॉम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं लेके आने लगी हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो हम इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। होपफुली आज का वीडियो लेक्चर विद वीडियो क्लिप्स जो आपको मैंने लेक्चर्स वाली हैं वो करवाई हैं, बीच में समझ आ गया होगा। और अगर आप इन डिटेल उसी, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी थोड़ी वीडियो क्लिप करवाई है जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला और एक आधा क्वेश्चन बताया, पूरे वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो, वहाँ पर आप पूरा वीडियो लेक्चर देख सकते हो यूट्यूब चैनल पर जाकर। सो यस स्टूडेंट्स, अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thanks a lot dear students. Have a good day.